हेलो क्लास। वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम दो चैप्टर फिजिक्स के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज मोशन चैप्टर एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप क्लास 11th में जब आप साइंस लेंगे तो फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरली हम बात करते हैं ग्रेविटेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन। तो सभी लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालेंगे। द फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? बेसिकली इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे। वाई द एप्पल फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस? ऐसा क्यों होता है? या फिर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? सन के चारों तरफ गोल चक्कर में जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। या फिर स्टोन रोल्स डाउन अ हिल। एक पहाड़ से पत्थर रोल करते हुए ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होता है, वाई? इन सारे सवालों का केवल एक ही जवाब है, दैट इज ग्रेविटेशन। तो बेसिकली बच्चों, ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। इस दुनिया में कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी उठा लीजिए, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास इस प्रकार पांच छह लोग जो है वो बैठे हुए हैं, सभी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी कि ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही होगी, ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट कर रही होगी, ये इसको कर रही होगी, या फिर ये इसको भी कर रही होगी, ये इसको कर रही होगी, ये इसको कर रही होगी, यानी सारी बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही होगी। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी को ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि वाई, ऐसा क्यों है? वाई वाई ग्रेविटी एग्जिस्ट? ग्रेविटी है ही क्यों, या यूं कहें कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किस वजह से है? तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, तो बच्चों इस सवाल का उत्तर करने की जो कोशिश की थी, वो की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, जरा ध्यान से समझिएगा। आप ऐसा समझे कि आपके पास एक प्लेन शीट है। घर में जैसे बेड पर जो चादर बिछी हुई होती है ना, आप उसको इमेजिन करें, और सपोज करें कि उस चादर के चार कोने हैं, और चारों के चारों कोने जो हैं चार जनों ने मिलके पकड़े हुए हैं, एकदम ऐसे खींच के, एकदम स्ट्रेट। तो एक शीट बन जाएगी आपके पास, एक प्लेन शीट जो कि हवा में तैर रही है। और जैसे ही इस प्लेन शीट में हम बड़ी सी बॉल रख दें, एक बड़ी हैवी सी बॉल रख दें, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये शीट जो है वो बेंड कर जाएगी। शीट विल शीट विल बेंड। आप सभी ये लोग ये चीज इमेजिन कर सकते हैं, द शीट विल बेंड। और बच्चों, जब ये शीट बेंड करेगी, ऐसे में मैंने क्या करा, एक छोटी सी स्मॉल बॉल साइड से ऐसे डाल दी। नाउ व्हाट विल हैपन? ड्यू टू दिस बेंडिंग, ये जो शीट बेंड हो चुकी है, इसके कारण ये बॉल घूमते हुए अट्रैक्ट होगी इस बड़ी बॉल की तरफ। और यहीं से जन्म होता है, यहीं से एक्सप्लेनेशन बताई जाती है
कि क्यों ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ये जो अट्रैक्टिवनेस जो आई है ये किस वजह से आई है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो शीट है, ये शीट एक्चुअली में रियल लाइफ में स्पेस के अंदर इसे हम बोलते हैं स्पेस टाइम शीट। ये एक इमेजिनरी शीट है, ये एक इमेजिनरी शीट है, इसको आप इमेजिन कर लीजिए, रियल में होती नहीं है, जस्ट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझाने के लिए ऐसे बताया गया है कि एक इमेजिनरी स्पेस की शीट है। और इस शीट के सेंटर पर आप इमेजिन करें कि सन जो है, सूर्य, वो रखा गया है। अब सन का जो वजन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स। और जब ये हैवी चीज इस शीट के सेंटर पर है, तो ड्यू टू दिस हैवीनेस, ये जो इमेजिनरी स्पेस टाइम शीट है ये बेंड कर जाती है। और इस बेंडिंग की वजह से आसपास की जो छोटी मोटी चीजें हैं वो इस सन की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर आती हैं। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर अट्रैक्ट होते होते, जैसे आपने जो रियल लाइफ एग्जांपल लिया, ये तो जाके इससे टकरा जाएगी। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, प्लेनेट जो है वो सन से नहीं टकराते। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, रियल लाइफ में केवल एक ही प्लेनेट थोड़ी है, कोई और प्लेनेट भी होगा यहाँ पर। और पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी हैवी चीजें भी होंगी। सन है, जैसे कि दूर कई सारे स्टार्स होते हैं जो कि सन के समान ही हैवी होते हैं, तो वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू दैट बेंडिंग, तो इनके और इनके बीच में तो होगी, कुछ बेंडिंग तो ये भी प्रोड्यूस करते होंगे, इसीलिए एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वाई ग्रेविटी एग्जिस्ट, तो आप बोलोगे ये जो स्पेस टाइम शीट है ये बेंड कर जाती है। क्या कर जाती है? बेंड। किसकी वजह से? ड्यू टू ड्यू टू हैवी ऑब्जेक्ट्स। और इसी के कारण दिस अट्रैक्टिवनेस दिस अट्रैक्टिवनेस कम्स। तो जब भी आपसे पूछे कि ग्रेविटी एग्जिस्ट क्यों करती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे दुनिया में क्यों मौजूद है, तो इसका रीजन ये है ड्यू टू दैट बेंडिंग ऑफ द इमेजिनरी स्पेस टाइम शीट। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी काफी टाइम बाद। इससे पहले एक फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि जो ये दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ये हमें समझाने की कोशिश की थी न्यूटन ने। सो द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए इसने क्या कहा, पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं। एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट attracts another body with a force which is directly proportional directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between these two bodies. So that is the definition of the Newton's law of gravitation या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, इमेजिन कीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, दैट इज बॉडी वन एंड दैट इज बॉडी टू। ठीक है, इसका मास है m1, m फॉर मास ऑफ दैट बॉडी, एंड m2 इज द मास ऑफ दिस अनदर बॉडी। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज r।
तो न्यूटन ने ये बताया कि इन दोनों बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक ग्रेविटेशन फोर्स होगी। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों, दैट ग्रेविटेशन फोर्स जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। दो बॉडी हैं जिनका मास है m1 और m2। ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का होता है, यानी इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी ये अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करेगी इन दोनों बॉडी का मास कितना है। उन दोनों को गुना कर दो आपस में। और ऑल्सो दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों बॉडी के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज r। ये इसको बोलते हैं इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा कर देना, एक से हमने डिवाइड कर दिया। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और जितनी ज्यादा दूरी होगी इन दोनों के बीच में, आर जितना बढ़ा दिया जाएगा उतनी ही वीक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तभी यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा गया है। तो जब बच्चों हम इन दोनों फैक्टर को मिला देते हैं, सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और बच्चों जब भी हम इस सिंबल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट साथ में लगाया जाता है। तो इसको नाम दिया हमने g, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? हमारे पास फॉर्मूला बना f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को बच्चों हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स जो है भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो that gravitation force is depend upon mass m1 and m2 are the masses of the two bodies and r is the distance between them। बच्चों जो यहाँ पे g है, इस g को क्या बोलते हैं? इस g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है लिख लीजिएगा इस वैल्यू को, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट। कोई बताएगा यूनिट कितनी होगी? नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे? देखो ये कहाँ से आई वैल्यू? इस फॉर्मूले को जब आप तोड़ोगे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं इस g की वैल्यू निकालूं तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, है ना। अब यहाँ पे देखोगे एफ की यूनिट क्या है? एफ की यूनिट क्या है? न्यूटन। आर की यूनिट क्या है? मीटर। तो ऊपर आ गया न्यूटन, और मीटर का स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और मास की यूनिट होती है केजी। 2 kg है तो केजी इंटू केजी, दैट विल बिकम केजी स्क्वायर। ओके, सो ऐसा यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एफ की यूनिट तो न्यूटन ही रहेगी, है ना। तो यूनिट का जरूर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक और सवाल लोगों के मन में आता है। हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। और एक अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों को कंपेयर करते हैं एक बार। भाई ये बॉल है और ये बॉल नीचे अर्थ की तरफ ऐसे सपोज कीजिए गिर रही है, और गिरते गिरते ये इस फर्श के साथ टकराई। तो जब ये बॉल नीचे गिर रही है, बॉल फर्श के साथ टकराई, तो इस बॉल ने इस फर्श पर एक फोर्स लगाया जो कि इसका एक्शन था, और इस फर्श ने इस बॉल पर फोर्स लगाया जो रिएक्शन था, जिसकी वजह से वो वापस ऊपर की तरफ बाउंस हो जाती है। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बट इसी सिचुएशन में, इसी सिनेरियो में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि ये बॉल अर्थ को, ये अर्थ जो है इस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है।
भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर पहली बॉडी क्या है, छोटी सी बॉल, दूसरी बॉडी क्या है, दूसरी बॉडी ये अर्थ है, यही तो है। अब इन दो बॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर होनी चाहिए, यानी जितना ये इस पर फोर्स लगा रही है, जितना ये बॉल इस अर्थ पर फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स ये अर्थ जो है इस बॉल पर लगाएगी। ऐसा है क्या? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। लेकिन आप बच्चों एक बात ध्यान दो, यहाँ पर मासेस में डिफरेंस है, अर्थ के कंपैरिजन में इस बॉल का मास बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये जो बॉल है और ये जो अर्थ है, अर्थ का मास ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है तो ये इस बॉल को ज्यादा ताकत से खींचेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बॉल का मास इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। बॉल इस अर्थ को खींचेगी तो सही, लेकिन वो जो फोर्स होगा वो फोर्स काफी ज्यादा कमजोर होगा, वीक होगा एज कम्पेयर, बिकॉज क्योंकि मास जो है, मास में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर ओबे हो रहा है, बट ये जो फोर्स का डिफरेंस आया ये किस वजह से आया, बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द मास। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और इस बॉल का जो मास है वो काफी ज्यादा कम है। क्लियर है बच्चों? द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, चलिए बच्चों, तो फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल को समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है और इस बॉल को मैंने जस्ट यहां से अर्थ की एक ऊंचाई से छोड़ दिया। ये बॉल अब नीचे गिर रही है, ये बॉल जो है नीचे गिर रही है। तो ये जो बॉल जब गिर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, एनी ऑब्जेक्ट which is falling freely under the influence of earth is known as free fall। इसे ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो ये बॉल जो है नीचे गिर रही है, जब ये नीचे गिर रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, डायरेक्शन डज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन डज नॉट चेंज, एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रही है, बट द वेलोसिटी चेंजेस, बट द वेलोसिटी चेंजेस, एंड इफ द वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स दिस बॉल दिस बॉल इज एक्सेलरेटिंग। और जिस एक्सेलरेशन के साथ ये बॉल नीचे की तरफ जा रही है, क्यों हो रही है, देखो ध्यान से समझे। ये बॉल जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब सवाल आएगा भाई क्यों बढ़ रही है सर वेलोसिटी? आप मुझे एक बात बताओ, ये बॉल है और ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। हमने अभी पढ़ा एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी? अब जब ये सबसे ऊपर है इस समय पर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब देखिए इनकी इनके बीच की जो दूरी है वो ये दूरी है जो मैंने अभी यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की है। अब ये बॉल जैसे जैसे नीचे गिरेगी ये दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ये दूरी कम होती चली जाएगी इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, राइट? तो जैसे जैसे बॉल नीचे आ रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और ज्यादा खिंचाव होगा, अगर और ज्यादा खिंचाव होगा तो और ज्यादा वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज चेंजिंग। और वेलोसिटी चेंज कर रही है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और जिस एक्सेलरेशन के साथ बच्चों ये बॉल नीचे गिर रही है, इस एक्सेलरेशन ए को हम जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है बच्चों ये बात? मैं एक बार फिर से समरी बता देता हूं, जब बॉल अर्थ के इन्फ्लुएंस में, कोई भी चीज अर्थ के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रही है, इस फ्रीली फॉलिंग को फ्री फॉल बोलते हैं। जब ये बॉल नीचे गिर रही है तो ये बॉल एक्सेलरेट करेगी,
कोई भी बॉडी एक्सेलरेट तब करती है जब वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज हो रही है या यूं कहें कि वेलोसिटी बढ़ रही है। सर क्यों बढ़ रही है वेलोसिटी? बिकॉज हमने अभी पढ़ा इन दो बॉडीज के बीच में, अर्थ और इस बॉल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, इन दोनों के बीच में फोर्स बढ़ती चली जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा इनके बीच में खिंचाव होगा, और खिंचाव होगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। सो दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंड इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग दैट मीन्स द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम ये समझेंगे कि कितनी होती है इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, इस ए की वैल्यू जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जी की वैल्यू कितनी होती है जरा वो पढ़ते हैं। ठीक है जी, ध्यान से पढ़िए। तो एग्जांपल लेते हैं, यही बॉल वाला लेते हैं। सपोज एक बॉल है और ये हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस। ठीक, मैंने कहा इस बॉल का मास है m और इस अर्थ का मास है कैपिटल M। इन दोनों के बीच में दूरी है, इन दोनों के बीच में दूरी है r। तो अभी हमने पढ़ा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी F, और एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज इक्वल टू G इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडी। पहली का मास m, दूसरी का मास कैपिटल M, और इन दोनों के बीच की दूरी r स्क्वायर। ठीक, तो ये तो न्यूटन ने बताया कि इन दोनों बॉल के बीच में एक फोर्स होगी दैट इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस स्मॉल बॉल एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज। क्लियर है बच्चों ये बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब एक बात बताएं, जब ये बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी तो ऐसे में एज पर न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज ऑल्सो इक्वल टू एम ए। जब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता था? कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें मोमेंटम में बदलाव आएगा ना, बॉडी की मोमेंटम में बदलाव आएगा। और ये डेरिवेशन से हमने एक फॉर्मूला निकाला था एफ इक्वल टू एम ए, और जिस एक्सेलेरेशन के साथ ये बॉडी गिर रही है ये वही ए की बात हो रही है, और इसी इसी ए को हमने अभी बताया जी हम नाम दे देते हैं, सो दैट एफ इज इक्वल टू व्हाट? एम जी। अब आप जरा इसको देखें और इसको देखें, ये दोनों बराबर है ना? द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो द राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, एंड वी कैन से m into g is equal to g m m divided by r square। यहाँ m से m कट जाएगा एंड वी गॉट g is equal to g m divided by r square। ये रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। याद रखना बच्चों, स्मॉल g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल G वाज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अगर मैं अर्थ के लिए निकालूं तो भाई ये बॉल ऐसे गिरती हुई आ रही है, और सपोज यहाँ पर आ गई है ना, यहाँ पर आ गई, तो ऐसे में इफ दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द बॉल, अभी भी इन दोनों के बीच में दूरी है, कितनी है? r, विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे में जरा g की वैल्यू निकालो। कैपिटल G जो होता है बच्चों, कैपिटल G की वैल्यू अभी मैंने बताई, कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अर्थ का मास, जो अर्थ का मास होता है कितना होता है बच्चों? ये बात याद रखना, अर्थ का जो मास होता है दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये अर्थ का मास होता है। और ये जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस, देखो पहले डिस्टेंस r था, जब ये यहाँ पर आ गई तो अब इन दोनों के बीच में दूरी कैपिटल R रहेगी, जो कि अर्थ का रेडियस है। और अर्थ का रेडियस कितना होता है? लगभग 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो g की जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ध्यान रखना, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ये वैल्यू वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है वैल्यू,
डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द अर्थ। कैसे, जरा देखो भाई, यहाँ पे तो हमने अर्थ को एक स्पेयर मान लिया था ना, गोलाकार एकदम, लेकिन एक्चुअली में अर्थ स्पेयर होती है क्या? नहीं। एक्चुअली में अर्थ की जो शेप होती है वो कुछ ऐसे जियोइड शेप की होती है। इस शेप को बोलते हैं जियोइड शेप। और जब हम इसे स्पेयर मान रहे थे तो रेडियस हर जगह सेम था, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे आर सेम है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें दो तरीके के रेडियस आपको नजर आएंगे, है ना। अर्थ के इन वाले हिस्से को पोल्स बोलते हैं ना, दिस पॉइंट्स आर पोल्स एंड दिस इज द इक्वेटर। ठीक है, तो ये पोल होता है, ये इक्वेटर होता है। तो दिस इज आर पी एंड दिस इज आर ई। तो एक्चुअली में अर्थ की जियोइड शेप होती है, और आप पिक्चर से डेफिनेटली आप ये देख सकते हो कि जो इक्वेटर पे जो रेडियस है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑन द पोल, आर पी, है ना। और जी का फॉर्मूला क्या अभी बताया, जी का फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही है। अब जहां पे आर ज्यादा होगा वहां पर जी कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर ज्यादा कहाँ है, आर ज्यादा है इक्वेटर पे। इसका मतलब कि इक्वेटर पे आर ज्यादा है तो जी कम होना चाहिए, यानी कि जी ऑफ ई, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर विल बी लेस देन द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट द पोल। ये वैल्यू वेरी करती है। क्लियर है बच्चों? तो जी जो है अर्थ की शेप के साथ भी वेरी करती है, ये बात सभी ध्यान रखें। तो ये जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक से हमें एक बहुत अच्छी चीज समझने को मिली, दैट इज द, पेपर में कई बार ना आपके ये चीज पूछ ली जाती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है? तो एक तो बताया मैंने, ध्यान से देखना, मैं डिफरेंस लिख देता हूँ। जो स्मॉल जी है बच्चों, स्मॉल जी है, ये क्या है? स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and what is capital G? That is gravitation constant, gravitation constant। इसकी वैल्यू कितनी है अभी बताई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी बताया जी की वैल्यू चेंज करती है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जी की वैल्यू बदलती रहती है, अभी बताया ना। यहाँ पर जी की वैल्यू अलग है, यहाँ पर जी की वैल्यू अलग है, शेप पे डिपेंड कर रही है, और दूरी पर भी डिपेंड करती है। लेकिन कैपिटल जी के साथ ऐसा नहीं है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो बच्चों इन वैल्यू का, आप इन डिफरेंस का बेसिक सा डिफरेंस है, कई बार 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। हमने, याद करो, हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? पहली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी क्या थी? तीसरी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है जी, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। बच्चों जब भी कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल कर रही होगी, अर्थ की तरफ फॉल कर रही होगी, तो ऐसे में अगर हम कभी भी किसी क्वेश्चन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो वहां पर ए जो है वो किससे बदल जाएगा? जी से बदल जाएगा, ये बात सभी को ध्यान रखनी है। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह क्या, जी टी हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरी इक्वेशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs हो जाएगा। एक बात और याद रखनी है, जब बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, देखो अट्रैक्टिव फोर्स भी नीचे की तरफ है, बॉल भी नीचे की तरफ
गिर रही है, तो ऐसे में जो जी लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बॉल है, मैंने इस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला, ऊपर की तरफ। अब बॉल जा कहाँ रही है सर? ऊपर की तरफ, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है? नीचे की तरफ। ऐसे में जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते टाइम भी एक्सेलरेट करेगी, लेकिन ऐसे में जी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जी की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे? बिकॉज ऊपर की तरफ, बॉल ऊपर की तरफ जा रही है ना भाई। अगर बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो आप देखो, जैसे जैसे ये बॉल अर्थ से दूर जाती जाएगी, बिकॉज ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है कि ये जो दूरी है ये दूरी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फोर्स कमजोर होता वैसे वैसे फोर्स कमजोर होता जाएगा। और फोर्स कमजोर होना, वीक होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जब भी वेलोसिटी कम होती है तो वो डी एक्सेलरेट करती है, यानी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होती है ना। डी एक्सेलरेशन बोलते हैं इसे, या फिर रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। और ऊपर जाएगी, फिर एक सर्टेन हाइट पर जाकर अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी और फिर वापस नीचे आना शुरू होगी। और जब ये बॉल नीचे आना शुरू होगी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन भी नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, जब बॉल ऊपर जाएगी तो जी आप नेगेटिव लोगे, और बॉल या कोई भी बॉडी जब नीचे जाएगी यहाँ पर जी की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या अंतर होता है? तो देखिए, मास क्या है? मास इज नथिंग बट द अमाउंट द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। अगर मैं बोलूं किसी चीज में, मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना वजन है, एक्चुअली में उसके अंदर क्या क्या मैटर है, वो मास है। तो वेट क्या है? वेट इज नथिंग बट इट इज द measure it is the measure of force of gravity on the body। जब भी आप एक वेइंग मशीन पर अपना वजन तोल रहे होते हो, तो वो आपका क्या होता है? मास होता है, वेट होता है बच्चों? वो वेट होता है, मास नहीं होता। मास एक्चुअली में आपको कम मिलेगा। जब भी आप वेइंग मशीन में अपना वजन आप जो देख रहे हो, वो आपका मास नहीं है, वो आपका वेट है। मास आपका इससे कम होता है। वेट इज एक्चुअली ये है कि अर्थ आपको कितनी ताकत से खींच रही है, और वो कितनी ताकत से खींच रही है वो आपके मास पे ही डिपेंड करता है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। मास जो होता है, मास इसको हम केजी में मेजर करते हैं, बट वेट तो फोर्स है ना भाई। किस फोर्स से इसको खींच रहा है? दैट इज mg, मास इनटू एक्सेलेरेशन, याद है ना, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। सो ये इसकी यूनिट कितनी होती है? इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ये बात याद रखेंगे सभी। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता भाई। अगर कोई बॉडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर कुछ चीज है, कुछ मैटर है, तो वो मास कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन वेट जीरो हो सकता है, वेट कैन बी जीरो। भाई स्पेस में ग्रेविटी ही नहीं होती है ना। स्पेस में ग्रेविटी ही नहीं होती है, तो हम खिंचाव कैसे महसूस करेंगे? और अगर खिंचाव महसूस नहीं करेंगे, तो स्पेस में अगर वेइंग मशीन पर अपना वजन तोलोगे तो वो जीरो ही नजर आएगा ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मास जीरो है। वेट जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो यूनिट के बारे में मैंने बता दिया। और क्या बता सकते हैं?
मास कभी भी चेंज नहीं होता लोकेशन के हिसाब से। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। आप कहीं पर भी चले जाओ आपका मास हमेशा सेम ही रहेगा। लेकिन वेट चेंजेस, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप अर्थ पर अपना वजन तोलोगे, वेट तोलोगे, वो अलग आएगा। मून पे अगर आप अपना वजन तोलोगे वो अलग आएगा, है ना। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, मून की अगर मैंने बात छेड़ी दी है, मून पर जो ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी ऑन द मून, दैट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। इसका मतलब ये है कि अर्थ पर आपका जितना वजन आएगा, जो भी वेट होगा, मून पर उसका 1/6 होगा। ये हम न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस मास और वेट में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है, दैट इज थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या है? देखिए अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट perpendicular to the surface is called thrust। तो कुछ भी नहीं है थ्रस्ट। थ्रस्ट और फोर्स एक ही चीज है। बस ऐसा समझे कि फोर्स जो है अगर परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए तो उसको नाम हम थ्रस्ट का दे देते हैं। समझ में आया सब? मान लीजिए दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स लगाऊं और वो बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर लगाऊं, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऐसे में इस अप्लाइड फोर्स को थ्रस्ट नाम दे देते हैं। वैसे तो कैसे भी लगा सकते हैं हम, ये ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। बट जब सिर्फ परपेंडिकुलरली फोर्स लगाता हूँ 90 डिग्री का एंगल बने, तो उसे थ्रस्ट बोल देते हैं। क्लियर है? द नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो सिंपल सी बात है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर P जो होता है बच्चों, वो F/A के बराबर होता है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है वही प्रेशर है ना। सपोज करो ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया के इस छोटे से हिस्से पर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। तो इस छोटे से हिस्से पर कितना फोर्स लगा रहा हूँ वही आपका प्रेशर कहलाएगा। यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो जो SI यूनिट होगी बच्चों प्रेशर की, दैट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी चीज को हम पास्कल भी बोल देते हैं। पास्कल, PA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और पास्कल भी बोल सकते हैं। बोथ आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की, दैट इज बायोएनसी। बायोएनसी, देखिए आपने बायोएनसी को रियल लाइफ में कभी ना कभी महसूस किया होगा कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, और कंटेनर में है ना बच्चों पानी जो है, पानी फिल है अच्छे से, यहाँ पर पूरा पानी फिल है। इसके अंदर अगर आप सपोज कीजिए कोई भी चीज़ अगर डालोगे, सपोज करो एक प्लास्टिक की बॉल अंदर हम डालते हैं, तो आप देखोगे कि जब आप बॉल डालोगे तो आपको ना नीचे से एक फोर्स महसूस होगा इस बॉल पर। ये नीचे से एक फोर्स महसूस होगा। तो बच्चों जी जो ये अपवर्ड अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसी को बायोएंट फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बायोएंट फोर्स। ठीक है जी, इसी को बायोएंट फोर्स बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप इसको लिख भी सकते हैं, द
The upward force exerted on an object wholly or partly immersed in a fluid immersed in a fluid इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बायोएंसी बोलते हैं। बच्चों बायोएंसी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। किस किस पर डिपेंड करती है? एक तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हम किस लिक्विड में डाल रहे हैं, उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम। जो ये लिक्विड जिस जिस भी जिस भी कंटेनर के अंदर रखा है उसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। बिकॉज बॉल जब इस लिक्विड के अंदर नीचे की तरफ जाएगी तो जी का भी तो फर्क पड़ेगा। तो इन तीन तीन फैक्टर्स पर जो है हमारी बायोएंसी है या बायोएंट फोर्स है वो डिपेंड करता है। डेंसिटी सभी को पता है ना, क्या होती है डेंसिटी, गाढ़ापन। कोई चीज कितनी ज्यादा डेंस है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू, बड़ी क्लासेस में इसको हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल को रो बोलते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं रो। सो दैट इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम ही डेंसिटी होती है। और एसआई यूनिट कितनी होती है डेंसिटी की, बताना जरा, केजी पर मीटर क्यूब, है ना। मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सो केजी पर मीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दैट, विल बी द एसआई यूनिट ऑफ द डेंसिटी। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। लास्ट जो है, लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार इसको और कर लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, देखिए आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आप ऐसा समझे, आपने एक ग्लास लिया, और ये ग्लास है ना बच्चों, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, कंप्लीटली ऊपर तक बिल्कुल भरा है। और इसको हमने एक एक कंटेनर के अंदर, या यूं कहे एक प्लेट के अंदर हमने रख लिया, ठीक है जी। और मैंने अब ऊपर से एक मेटल की, छोटी सी मेटल की बॉल अंदर डाली, ऐसे। तो जब ये मेटल की बॉल अंदर जाएगी तो पानी छलक जाएगा, और पानी जो है वो बाहर आकर इस प्रकार गिर जाएगा। क्यों आया, जैसे ही ये मेटल की बॉल पानी के अंदर गिरी, तो इस पानी ने इस बॉल पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाया, अपवर्ड फोर्स लगाया, जिसे बायोएंट फोर्स कहते हैं। तो ये पानी डिस्प्लेस हुआ और पानी बाहर आके गिर गया। तो इस पानी का जो वेट होगा, ये जितना पानी बाहर निकला, यही एक्चुअली में वो होता है बायोएंट फोर्स। समझ में आई बात? दोबारा रिपीट करता हूँ। इस ग्लास को कंप्लीटली पानी से फिल कर दिया, और ऊपर से मैंने इसके अंदर एक बॉल डाली, एक मेटल की बॉल डाली। तो बच्चों, इस पानी ने इस बॉल पर कितना अपवर्ड फोर्स लगाया, कितना अपवर्ड थ्रस्ट लगाया, ये बायोएंट फोर्स कितना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा ये फोर्स, दैट विल इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी जो पानी बाहर निकला है, इस पानी का वेट कितना है, उतना ही बायोएंट फोर्स होगा। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, the upward force exerted by the liquid on an object is equal to the amount of liquid
डिस्प्लेस बाय द बॉडी, और इसी को ही हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, हर जगह पर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है इस्तेमाल होता है ना। सबमरीन जो होती है, सबमरीन चलती है ना पानी के अंदर, अ, उसको उसको वर्क करने के लिए भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। जो हवा में जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं उड़ते हैं, इसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है ना। तो इन सारी चीजों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बच्चों, वो अप्लाई किया जाता है। क्लियर है बच्चों सभी को? और देखते हैं और क्या रह गया है। एक जरा प्रेशर की एप्लीकेशन भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, प्रेशर की एप्लीकेशन क्या है? प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी बताया ना। एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज प्रेशर, राइट। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है? आपने देखा होगा कि जो स्कूल बैग्स होते हैं, आप जो लोग बैग जो है वो कंधों पर टांगते हो, उनकी जो कंधों पर लगने वाली जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो स्ट्रिप देखोगे आप चौड़ी होती है। जितनी ज्यादा चौड़ी यानी कि उनकी विड्थ जो है जितनी ज्यादा हो, उतना ही ज्यादा आसानी से आप बैग को कैरी कर पाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आप एक हैवी बैग को टांगते हो, और जब ये स्ट्रिप जो है ये जितनी भीड़ी होंगी, जितनी इनकी विड्थ जो है वो कम होगी, तो विड्थ कम होने से क्या होगा, हम एरिया कम कर रहे हैं। एरिया कम होगा तो प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा, यानी आपके कंधों पर पेन ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया अगर कम होगा। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं, इन स्ट्रिप्स को चौड़ा कर दूं, यानी कि इनकी विड्थ को बढ़ा दूं, तो आप एरिया बढ़ा रहे हैं। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा, आप आसानी से बैग को कैरी कर पाओगे। ठीक है। रेगिस्तान में जो ऊंट होती हैं वो आसानी से रेत पर चल पाती है, हम इंसान नहीं चल पाते। क्यों? क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं, उनके पैरों का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो यानी रेत पर प्रेशर जो है, ये एरिया जो है ये ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर, ऊंट के पैर इस रेत पर जो प्रेशर है वो कम लगाएंगे, और उनके पैर जो है वो रेत में धसेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम रेत पर चलते हैं तो हमारे पैरों का एरिया जो होता है वो कम होता है, और एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से रेत में हमारे पैर जो है वो धस जाते हैं। नेल्स का भी यही कंसेप्ट होता है ना, कीले। कीले जो आप दीवार में डालते हो, उनका भी सेम कंसेप्ट है। ये देखो, एरिया यहाँ से कम कर दिया गया, एरिया कम हो गया तो ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ज्यादा प्रेशर है तो वो यहाँ से आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, हथौड़े से मारोगे, एरिया कम है तो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा ना, आसानी से कील जो है वो दीवारों पर लग जाएगी। तो ये सारी एप्लीकेशंस है प्रेशर की, है ना। डेंसिटी का सुन लो। मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, व्हाई एनीथिंग सिंक इन वाटर। कोई भी चीज डूबती कब है पानी में? कब डूबती है? याद रखना, जो ऑब्जेक्ट है, इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, if the density of the object is smaller या less than the density of water, अगर पानी की डेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस है, तो वो क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा। ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट विल फ्लोट, ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि जब पानी के अंदर हमने कोई बॉल डाली और उस बॉल की डेंसिटी जो है वो कम है, डेंसिटी जो है वो कम है, तो आप इस बात को समझे, डेंसिटी कम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कम है तो मास कम है, मास कम, डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज्यादा। तो इसका मतलब जो अपवर्ड थ्रस्ट है या बायोएंट फोर्स है, वो नीचे की तरफ से ज्यादा लगेगा। आप समझ पा रहे हो? कोई भी चीज जो है वो पानी पर कब तैरती है? मान लीजिए ये हमारी बकेट है, और ये प्लास्टिक की बॉल है, ये तैर रही है ऊपर। ठीक है। क्यों? कोई भी चीज क्यों तैरेगी?
ओके बच्चों, तो इस बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा कि जब भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी, तो डेंसिटी कम होने का मतलब है बिकॉज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो डेंसिटी कम तो मास कम, डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा, तो मास कम और वॉल्यूम ज्यादा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो ये ऊपर लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट है या फिर बायोएंट फोर्स है ये ज्यादा होगा। और जब बायोएंट फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जो है फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस तो वो ऊपर फ्लो करेगा। और अगर इसका उल्टा होगा, यानी कि if the density of the object is more than water, अगर पानी की डेंसिटी से इस बॉल की डेंसिटी ज्यादा होगी देन इट विल सिंक, वो डूब जाएगा। क्यों? डेंसिटी ज्यादा हो गई तो मास ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गई। इसका मतलब कि पानी की डेंसिटी से इसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई। तो ज्यादा होगी तो जो ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला जो इस बॉल का जो वेट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द अपवर्ड थ्रस्ट। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये बॉडी नीचे की तरफ डूब जाएगी। तो कोई भी चीज डूबती है या तैरती है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट which is floating or sinking in the water। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में और कुछ बचता नहीं है। बाकी सारे जो डाउट्स हैं, बाकी सारी जो एप्लीकेशंस है वो सारी हम न्यूमेरिकल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन।